हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करेंगे। उसका आज फर्स्ट वीडियो है। यूनिट का नेम है इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम जो टर्म है उसका अगर आप सिंपल मीनिंग देखो तो उसका मतलब है बराबर, सेम, कुछ ऐसी चीज़ें जो सेम टाइम पे इक्वल हो रही हों। तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले, डेफिनेशन से पहले हम कुछ इधर एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में अप्लाई कौन सी प्रोसेसेस, कौन सी रिएक्शंस पे होता है। तो ये जो पहला एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। केमिस्ट्री में इन जनरल हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, जो वन डायरेक्शन में होती हैं। उनमें उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी, मतलब फॉरवर्ड, ऐसे बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो ये वन डायरेक्शन में हो रही है, एक ही साइड में जा रही है। बिल्कुल क्लियर हो गया। कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल का मतलब वो इधर को फॉरवर्ड भी जा रही हैं और थोड़ी देर के बाद बैकवर्ड भी शुरू हो जाएंगी। मैंने थोड़ी देर के बाद क्यों बोला? क्योंकि शुरू में हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं, बाद में प्रोडक्ट बनता है और बाद में जब प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट में भी चेंज होता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। अब देखिए पहला एग्जांपल जो रिवर्सिबल प्रोसेस का है वो ये है कि आइस H2O सॉलिड पानी में भी चेंज हो सकता है और पानी लिक्विड को आप फ्रीज करके आइस भी बना सकते हो। तो जो ऊपर मैं लिखूंगा वो लिखूंगा मेल्टिंग, मतलब मेल्ट होना, और जो नीचे लिखूंगा वो लिखूंगा मैं फ्रीजिंग। क्या लिखूंगा? फ्रीजिंग। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। यहां ऐसे लिख लो, बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो ऐसा हो रहा है सारा, ये हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पानी में और पानी आइस में चेंज होता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आ गया N2 और 3H2, दोनों मिलके अमोनिया बना सकते हैं। लेकिन अगर अमोनिया पड़ा है तो अमोनिया से ये भी बन सकता है। बिल्कुल सही, गैसेस हैं। इसको भी हम बोलेंगे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा N2 एंड O2, 2NO में चेंज होता है, ये वापस भी बन सकता है। ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, इसमें भी ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 और Cl2 में टूट सकता है और ये वापस भी जुड़ के एसोसिएट होके PCl5 भी बन सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही लगता है। ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम अप्लाइड ऑन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसी मैंने जैसे 4 लिखी है, बहुत सारी प्रोसेस है। लिक्विड का स्टीम में चेंज होना बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके बाद SO2 प्लस O2 2SO3, मतलब कुछ यूनिक से एग्जाम्पल हैं, सारे नहीं होते, लिमिटेड से एग्जाम्पल हैं, बस उन पे लगता है इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, तो इसके कुछ पैरामीटर है, मैं बताऊंगा। अभी पहले डेफिनेशन देख ले। ठीक है, अब मैंने इधर एक ये वाला कंटेनर बनाया। इस कंटेनर में क्या है? मैनोमीटर अटैच है। ये गैस का प्रेशर नापने के लिए मैनोमीटर होता है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट हुआ, मतलब जैसे एक्स लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गया, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। हाँ जी, क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्स लिक्विड चेंज हो गया। यहां भी एक्स लिख लो क्योंकि एक्स लिक्विड गैस में चेंज हो गया। यहां पर एक्स लिक्विड है, ऊपर एक्स गैस है, उसी का ही हमने बनाया। ठीक है, तो जैसे ही ये गैस में चेंज हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये कंडेंस होना शुरू हो गया। तो इस गैस को लिक्विड में चेंज किया, मैंने बोला हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, फॉरवर्ड इज वेपोराइजेशन, बैकवर्ड इज कंडेंसेशन। ठीक है, अब जैसे ही ये वेपोरेशन हो रहा था, इसकी रीडिंग राइज कर रही थी क्योंकि गैस बन रही है। थोड़ी देर के बाद इसकी जो लेवल है गैस का, ये प्रेशर, वो कांस्टेंट हो गया। मतलब जितनी गैस बनी उतनी लिक्विड, और उन दोनों में चल पड़ा इक्विलिब्रियम।
ये जो इक्विलिब्रियम आया ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे आया, इस पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, लेवल पानी का कांस्टेंट हो गया या लिक्विड का कांस्टेंट हो गया, इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो अल्टीमेटली मतलब ये देखा हमने रिवर्सिबल प्रोसेस पे जब इक्विलिब्रियम लगता है, पूरा ध्यान से सुनो, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम लगता है तब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। लो जी सुनो ध्यान से, कौन सी? जैसे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, मोल पर लीटर मोलैरिटी, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल, प्रेशर मिक्सचर का सारा टोटल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये वाला जो प्रेशर है ये अभी तो एक्स है, कई बार दो से ज्यादा गैसेज होती हैं, जैसे ये सब, जा ये 1 2 3 तीनों का प्रेशर, जा इसमें इन सब का प्रेशर, अगर एक से ज्यादा गैसेज हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा, सम रिमेन कांस्टेंट। कई बार क्या होता है कुछ इक्विलिब्रियम में कलर भी दिखते होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, कुछ में कलर दिखते हैं। हमने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर को पानी में डिसॉल्व किया, उसका कलर ब्लू हो गया, कॉपर सल्फेट ब्लू था, पानी को ब्लू कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे अपने कॉपर सल्फेट ऐड करते गए एक ऐसी स्टेज आई उसका कलर कांस्टेंट हो गया, मतलब और चेंज नहीं हुआ, उस पर भी इक्विलिब्रियम आ गया। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने इधर आई है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और अगर कलर है, ये प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं शो करती, मतलब कांस्टेंट रह जाती हैं, शो नो चेंज विद टाइम। घड़ी की टिक टिक चल रही है, रिएक्शन हो रही है, बट कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, मैनुअल रीडिंग कांस्टेंट होगी, थर्मोमीटर लगाओगे वो सेम कांस्टेंट, जितने मोल ऊपर वो कांस्टेंट, जितने मोल नीचे वो कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो अभी जो मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम है क्या, वो सारा इन नटशेल यहां लिखा हुआ है। इसका कंक्लूजन, जितनी कहानी मैंने आपको समझाई है वो सारी यहां लिखी हुई है। क्या? इक्विलिब्रियम एक स्टेज है, स्टेज, जैसे रिएक्शन शुरू होती है खत्म भी होती है, ये शुरू और खत्म होने से बीच में होती है। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलती है, इसमें नहीं होता इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हेन ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टीज को आप नापते हो, ज्यादातर तो हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर को ही नापते हैं, ठीक है। शो नो चेंज, नो चेंज का मतलब कांस्टेंट विद टाइम, दैट इज बिकम कांस्टेंट, दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझ लो इक्विलिब्रियम को। मैं आप इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, ये पहले तो यही है। अब कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमने देखनी है, तो आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये कुछ एग्जांपल उतारो, ये वाले जो भी मैंने आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बताया, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल भी आने हैं, इनको बैलेंस कर लो एक बार ध्यान से, स्टेट वगैरह लिख लो। और ये जो एरो है ये रिवर्सिबिलिटी का एरो है, और इक्विलिब्रियम के टाइम ऐसा एरो लगाया जाता है, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, ठीक है, इधर को भी और रिवर्सिबल एरो, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पे लगता है इक्विलिब्रियम। एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोकने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम के टाइम इनके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है, कब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम की टाइप कौन सी है। तो हम लोग आगे इक्विलिब्रियम के बारे में काफी और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इस पार्ट में हम एक चीज और नई डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल रिएक्शन क्या नाम देते हैं। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन बताने वाला हूँ। रेट का मतलब नॉर्मली स्पीड होता है, रिएक्शन के बारे में हम लोग इसको रिएक्शन की स्पीड बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये कहता है चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ध्यान रखना मोल पर लीटर, ठीक है। इन यूनिट टाइम, ये टाइम हम लेते हैं नॉर्मली सेकंड्स में, कई बार किसी स्पेशल केस में मिनट और आवर्स भी आ सकता है। तो कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का
यूनिट टाइम में चेंज हुआ उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मान लो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रहा है और टाइम टी जीरो पे, जीरो का मतलब जब हमने जस्ट टाइम स्टार्ट किया उसको मैंने T1 बोल दिया। उस पे इस आर की कंसंट्रेशन C0 है। C0 का मतलब जीरो टाइम पे ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन इनिशियल होती है। सपोज मैंने 10 मोल ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब शुरू शुरू में मैंने 10 ऐड किए तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, प्रोडक्ट तो जीरो है अभी, ठीक है। लेकिन टाइम जैसे बीतेगा T1 से T2 पहुंच गए, T2 ग्रेटर देन T1 होता है। मान लो मैंने घड़ी का टाइम नोट किया 20 सेकंड के बाद ये T2 20 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम के बाद x मोल इसमें से रिएक्ट करके, तो जो x मोल पहले रिएक्ट किए तो इसमें से माइनस करूंगा क्योंकि ये मैक्सिमम x में रिएक्ट करवा दिए। मान लो 10 में से 2 रिएक्ट करके यहाँ 8 बचे, तो Ct क्या है एट टाइम t, ये ध्यान रखना। C0 इज द एट जीरो टाइम एंड Ct इज द एट टाइम t। अब इसमें हमने ये देखा कि T2 माइनस T1 तो टाइम चेंज हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि T2 माइनस T1 ये डेल्टा T आ गया। डेल्टा के लिए मतलब चेंज इन टाइम, यहाँ टाइम है ध्यान रखना, ये सेकंड या मिनट में आएगा। और ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, वो क्या है C0 माइनस Ct। शुरू में C0 थी, बाद में Ct आ गई, डिफरेंस तो x ही आया ना, ये देखो। तो बेसिकली रेट क्या हुआ x बाय डेल्टा टी। x क्या है मोल पर लीटर, बेसिकली ये x मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर यूनिट टाइम। ये कंसंट्रेशन चेंज हुई, वो कितनी होती है, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मोर होती है ये लेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद T2 माइनस T1 आ गया, क्लियर है। और C0 माइनस Ct इज इक्वल टू x एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। तो फिर पूछा जाता है कि यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बड़ा सिंपल, x का यूनिट है मोल पर लीटर मोलैरिटी, इसका यूनिट है टाइम, मोल को लिया मोल पर लीटर, सेकंड वर्स। ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। हाँ जी, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम ध्यान समझो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रहता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन आगे को चलती है उसी स्पीड से रिएक्शन पीछे को चलती है, तभी तो ना कंसंट्रेशन चेंज हो, ना प्रेशर चेंज हो, ना टेम्परेचर चेंज हो, ना कोई कलर चेंज हो। तो वो मेजरेबल प्रॉपर्टी जो पैरामीटर्स हैं इक्विलिब्रियम के वो कांस्टेंट रहते हैं और चेंज होना नहीं शो करते, ठीक है। इस पार्ट में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया। देखो इस रेट ऑफ रिएक्शन का नेम अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम चेंज होगा। जैसे अगर अपने सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड में इक्विलिब्रियम ले आए तो उस केस में आएगा रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, फॉरवर्ड मेल्टिंग बैकवर्ड फ्रीजिंग। और इन केस अगर ये किसी लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है, लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम आ जाए, हम बोल देंगे रेट ऑफ वेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। लिक्विड का गैस में वेपोरेशन, बैकवर्ड चलना कंडेंसेशन। ऐसा भी होगा कई बार कि जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पर सॉल्ट है, सॉल्ट होता सॉलिड और वो डिज़ोल्व होके सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो गया, बन गया एक्वस, उसको बोलूँगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। अब कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं, किसी एक सरफेस के ऊपर कोई चीज़ दूसरी एडजॉर्ब होती है। मान लो मैंने मार्कर यहाँ पर रखा, इसके ऊपर डस्ट एडजॉर्ब होगी, एडजॉर्ब होना उल्टा डिजॉर्ब होना, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आएंगी, जैसे मान लो मैंने बोला ए टूट गया 2A में, तो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम्स है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये देखो डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन या एसोसिएशन। तो अल्टीमेटली मतलब हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि अकॉर्डिंग टू द चेंज, जैसा भी चेंज होगा हमें इक्विलिब्रियम का नेम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा।
रेट ऑफ रिएक्शन का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम हम एकदम से चेंज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, जब इक्विलिब्रियम आ गया उस टाइम पे जो भी है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इन द सेम टाइम, इट विल बी इक्वल। तो इक्वल मीन्स इक्विलिब्रियम। तो ये बात मैंने आपको बताई है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये जितना भी मैंने लिखवाया आपको, जो समझाया है, उसको आराम से नोट करो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके इक्विलिब्रियम के, कि सिंपल सा कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, कितना टाइम हुआ, तो वो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एक बार वीडियो रोक के ये सारा पार्ट उतारो। और अब हम करते हैं नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम की टाइप कौन कौन सी है। इक्विलिब्रियम फिजिकल भी है, केमिकल भी है, और दूसरे नंबर पे इक्विलिब्रियम कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है, वो हमने लिस्ट देनी है। तो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशंस पे होता है। तो इस पार्ट में हम इक्विलिब्रियम के टाइप डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम के दो टाइप है। पहली टाइप है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। मोस्टली फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज जैसे सॉलिड लिक्विड देखा, लिक्विड वेपर चेंज होगा, ये सारे फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो जब भी कभी दो स्टेट में या दो डिफरेंट फेजेस में इक्विलिब्रियम आए, मतलब मॉलिक्यूल अपनी नेचर ना चेंज करे, जस्ट अपनी स्टेट चेंज करे, उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सॉलिड का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है आइस का H2O लिक्विड के साथ, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट है। ये किसी का भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड ले लो, NaCl ले लो, वो उसका मोल्टन के साथ हो जाएगा, लेकिन होगा मेल्टिंग पॉइंट पे। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट लिखवा रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट पे ये पहला इक्विलिब्रियम आएगा। किस पे आएगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। दूसरा आ गया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड लिया हुआ है और वेपर के साथ इक्विलिब्रियम है, बंद में होगा। ये ध्यान रखना, ये क्लोज्ड में होता है। क्लोज्ड में क्या होता है? अगर खुले में छोड़ोगे तो गैस उड़ जाएगी, वापस वो कंडेंस ही नहीं होगी, इसलिए ये क्लोज्ड में होता है। तो इसमें फॉरवर्ड है मेल्टिंग, बैकवर्ड क्या है? फ्रीजिंग। इसमें क्या है? फॉरवर्ड है इवेपोरेशन, बैकवर्ड क्या है? कंडेंसेशन। सोल्यूट का सोल्यूशन के साथ। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड होना चाहिए। कौन सा? सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब जिसमें कोई और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए, तभी तो वापस इसमें प्रेसिपिटेशन होगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, NaCl सॉलिड को पानी में डिसॉल्व किया, बन गया एक्वस। इतना डिसॉल्व किया कि सैचुरेट बन गया, उसके टाइम यहाँ चलता है इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक कंटेनर में सोल्यूशन हमने बनाया गैस का। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, ऊपर से CO2 हाई प्रेशर से डिसॉल्व की, तो उसका इक्विलिब्रियम आ गया। CO2 गैस का CO2 इन सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम। और ध्यान रखना, ये भी क्लोज्ड में रहता है। ये लो, क्लोज्ड में रहता है, क्योंकि जहाँ भी गैस आ गया, ये देखो गैस, जिसमें भी गैस आ गया उसको हम बोलेंगे कि वो क्लोज्ड में होता है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको बोलेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीज इधर को। तो ये हुए फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस पे स्टार लगा लो। हमने इसके ऊपर एक लॉ लगाना है, पढ़ेंगे बाद में, हेनरी लॉ। क्या लगाना? हेनरी लॉ। अभी इसको छोड़ दिया मैंने, हेनरी लॉ लगाना है इस पर। ठीक है, अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। लो जी, इसमें केमिकल चेंज होगा, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। मतलब जो रिएक्टेंट है वो नया प्रोडक्ट नया बनेगा, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, ऐसा कुछ होगा। 2SO2 O2 2SO3। ठीक है, ये सब क्लोज्ड में होते हैं क्योंकि इनमें गैसेज है। इसको छोड़ दो, इसमें लिक्विड 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 है, तो ये ओपन में हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, कुछ बातें इसमें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, इस इक्विलिब्रियम में हमने
डेल्टा Ng की वैल्यू भी साथ साथ निकालते जाना। क्या होता है वो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालने हैं बैलेंस करके। ये 2SO2 O2 2SO3 बैलेंस तो है ही, ये 2 मोल हैं, ये 3 मोल हैं, 2 में से 3 माइनस किए तो बन गया -1। ठीक है, ये वाला आयरन है, इसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन। ठीक है, उस पर हमने स्टीम पास की तो ये Fe3O4 बन गया, साथ में H2 गैस निकली। ठीक है, यहाँ सॉलिड है, इधर गैस है, इधर सॉलिड है, इधर गैस है, जहाँ कहीं गैस आएगी क्लोज कंटेनर लिखना, बस ध्यान रखना आपने। ठीक है, इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 लिखेंगे क्योंकि ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, सॉलिड को लेना नहीं होता। ठीक, CH3COH लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ओके, गैस तो कोई है नहीं, चलो लिख दो डेल्टा Ng की वैल्यू 0। नेक्स्ट, CaCO3 सॉलिड है, लाइमस्टोन बनता है, Ca और H2 बना, CO2 गैस निकली, आपस में इक्विलिब्रियम है, जहां गैस आ गई वो क्लोज्ड में होगा। हाँ जी, क्या होगा? क्लोज्ड में होगा, बिल्कुल सही। इधर जो है डेल्टा Ng की वैल्यू 1 लेनी है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, वो गैस आ गया। लो जी, एक स्टार लगाओ। पहला इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम, ये होमोजीनियस है। फर्स्ट एंड थर्ड आर होमोजीनियस। ठीक है, ये क्या होता है? जिसमें ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम स्टेट में रहते हैं, सेम स्टेट में। जैसे आप देखो, गैस गैस गैस, लिक्विड 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 लिक्विड। अच्छा, फिर ये दूसरे सेकंड और फोर्थ क्या होंगे? हेट्रोजीनस। लो जी, सेकंड एंड फोर्थ होते हैं क्या? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये मैंने वैसे बीच में बता दिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनस, ये ध्यान रखना आपने, होमोजीनियस हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब सारे गैसेस हों या सारे लिक्विड हों, सेम स्टेट पे हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो। हेट्रो का मतलब ये लिक्विड है, ये गैस है, सॉरी ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, गैस है, अलग अलग हो गया। आप लोग उनकी लेयर पहचान सकते हो, तो ये चीज़ें भी हमने इसी में ही की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, करवाएंगे आपको, और न्यूमेरिकल भी उनके करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो रोको, वीडियो रोक के बिल्कुल टू द पॉइंट नोट करते जाओ जो जो मैंने बातें बताई हैं। अभी मैंने इसके 4 एग्जाम्पल बताए हैं, 3-4 मैंने पहले ही बताए हैं शुरू में भी, और इसके 10-12 एग्जाम्पल है अपने सिलेबस में, उनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो अभी एक बार वीडियो रोको, ये वाला सारा पार्ट, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल स्टेट चेंज, केमिकल में बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, नए कंपाउंड बनेंगे, बिल्कुल नए कंपाउंड। ओके, तो आप लोग वीडियो रोक के ये सेक्शन पूरा करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऐसी कुछ बातें जिसमें ये सिखाया जाएगा कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लिखो जी, कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो अब हम शुरू करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, या ऐसा बोलते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो इससे पहले मैंने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए उन सब में काफ़ी ऐसी चीज़ें हम कर चुके हैं जिनकी अब लिस्ट बनाएंगे, और इनको एज ए होल ये बोलेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम या कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट। सबसे पहला, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। ये मैंने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बोल दिया कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, इक्वल। जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कई बार हम लिख देते हैं कलर, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं शो करता, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी 0 रहती है, 0 मतलब नो नेट चेंज इन द फ्री एनर्जी। अगर मैं ये बात बोलूँ कि एक बैटरी है, उसको हम चार्ज भी कर रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, जितनी डिस्चार्ज कर रहे हैं उतनी रिचार्ज हो रही है, उसमें नेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम पे है। इफ़ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर गैसेस, मान लो गैसेस है
उनको उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो हमें क्लोज्ड वेसल लेना होगा, क्योंकि खुले में कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एस्केप कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, इरिवर्सिबल में नहीं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे ही लगता है, इक्विलिब्रियम का फिनोमेना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं। उसका मतलब पहले आप ये दोनों ऐड कर दो, इससे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसको उल्टा कर दो, पहले ये डाल दो, ये रिएक्टेंट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। फ़र्क क्या होगा इसके लिए, डेल्टा एन जी जो भी, जैसे -2 आएगा, -2, क्योंकि 2 - 4 -2, इसके लिए +2 आ जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का ऐसा मतलब नहीं है कि आप ये डालोगे तो ही बनेगा, नहीं, इसको पहले डाल दो तो ये बन जाएगा, फिर वापस में अपने आप में इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हो। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आप आइस डाल दोगे, पानी में इक्विलिब्रियम, पानी डाल दोगे, आइस से इक्विलिब्रियम, किसी भी से भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम के टाइम रेशो किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट नीचे लिखना है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो मैंने X गैस Y गैस का इक्विलिब्रियम ले लिया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो मैंने प्रोडक्ट ऊपर लिखा और रिएक्टेंट नीचे लिखा। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिख लो, इसको आगे भी डिफाइन करूंगा। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ जी, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को आगे जाके केसी केपी बोलेंगे, अभी नहीं, वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम डायनामिक प्रोसेस है। उसका मतलब देखो, कई बार हमें ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि सर आपने लिख दिया सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हुई, माइंड में ऐसा था शायद रुक ना गई हो। नो, ध्यान से समझो, स्टैटिक नहीं है, इक्विलिब्रियम डायनामिक है। क्यों, इक्विलिब्रियम के टाइम रिएक्शन चल रही होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मेल्टिंग फ्रीजिंग, वेपोरेशन कंडेंसेशन, डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन चल रहा होता है, रुका नहीं होता। तो ये डायनामिक प्रोसेस है बिकॉज देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी इन द टू अपोजिंग प्रोसेसेस। बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक टैंक में पानी है, तो मैंने इधर से टैप ओपन किया हुआ है, ठीक है, पानी इसमें निकल रहा है, पानी इसमें ऐड हो रहा है, पानी का लेवल हो गया कांस्टेंट। लग क्या रहा होगा, पानी तो चेंज नहीं हो रहा, ब्रेक तो रुक गया, नहीं, जितना पानी रिमूव हुआ उतना पानी ऐड हुआ। ये एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाला, कि जितना पानी ऐड करोगे उतना रिमूव करोगे, लेवल बराबर। देखने को लगता है पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ, लेकिन असल में क्या हो रहा है, जितना ऐड करते हो उतना रिमूव करते हो। तो इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस है, कभी भी नहीं बोलना कि ये स्टैटिक प्रोसेस है, ये ट्रू है। तो ये थे 8 पॉइंट जिसमें मैंने आपको डिस्कस करवाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब क्या करते हैं, आप एक बार वीडियो रोको, यहाँ पर मैं एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की। ठीक है, एक बार आप वीडियो रोको, वीडियो रोक के जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए आपको ये नोट करते जाओ। जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा में लगे वो इसके साथ साथ नोट करो। वैसे 8 पॉइंट लिखे हुए सफिशिएंट हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम, ऑल आर एप्लीकेबल एक्सेप्ट वन। कौन सा नहीं एप्लीकेबल होता है, इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोर्ड में ये क्वेश्चन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, इनको ध्यान समझ लो, थ्योरेटिकल पॉइंट हैं और समझने वाले पॉइंट हैं। एक बार वीडियो रोक के ये सारे पॉइंट उतारो, जितने मैंने 8 के 8 पॉइंट लिखे हैं, बाकी कोई एक आधा एक्स्ट्रा हुआ आगे जाके डिस्कस हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग में इसके 8 पॉइंट है। तो एक बार वीडियो रोक के, और अब मैं करवाता हूँ ग्राफ। तो ग्राफ हमने कैसे डिस्कस करने हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ आपको करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे ग्राफ बार बार बनेंगे तो हम लोग इधर से इरेज करके यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ। ऊपर लिखो ग्राफ शोइंग इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ग्राफ शो करते हैं इक्विलिब्रियम में ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, लो जी, तो हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो शो की जाएंगी। लिखो जी ग्राफ, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ शो करेंगे। ये लो,
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में 2 एक्सिस हैं, 2 एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस में टाइम है, 0 से स्टार्ट होके चलता रहता है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख लेते हैं कि ये प्रोग्रेस भी है। क्या है? प्रोग्रेस, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ऐसी प्रोग्रेस है। वाई एक्सिस में हम लेते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ठीक है, समझ आ गया। एक इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना आपने। जब इसका टाइम t 0 होगा तो ये R0 होगा मैक्सिमम, ये नहीं बना अभी, ठीक है। जब टाइम t इक्विलिब्रियम आ गया तो ये आ गया RT और ये X बन गया जो है PT, प्रोडक्ट एट टाइम t, RT रिएक्टेंट एट टाइम t, और ये बेसिकली RT किसके इक्वल है? R0 माइनस X के, X इसमें चेंज हो गया। पूरा ध्यान से नोट कर लो क्या चीज़ मैंने लिखी है, ओके। देखो बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। सिंपल सी बात ये है कि जब टाइम t 0 होता है, ये वाला मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, मान लो ये पॉइंट, और जैसे जैसे वो रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है, ये लो, समझ आ गया। शुरू में प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ी देर बाद बना, वो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट पहले कम है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है। ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट का है, लिख लो, ये वाला बन गया प्रोडक्ट का है पॉइंट, समझ आ गया। जिस पॉइंट पे जाके इनकी कंसंट्रेशन चेंज सेम हो जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाला, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ध्यान से समझ लो ग्राफ क्या शो करता है। ये वाला पॉइंट R0 है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि टाइम t 0 पे रिएक्टेंट मैक्सिमम है, वो कम होता है, प्रोडक्ट 0 था वो बढ़ता है, ये कम होता हुआ ये बढ़ता हुआ इक्विलिब्रियम पे आके इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बराबर रहते हैं। तो दिस ग्राफ इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ये पॉइंट हमारे पास A है, एक पॉइंट ये वाला हमारे पास B है, एक पॉइंट ये वाला C है, एक पॉइंट ये वाला D है, एक पॉइंट ये वाला E है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की है, ये बिफोर इक्विलिब्रियम है, ये एट इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे कुछ ग्राफ्स में पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करो एक बार, तो आराम से ग्राफ को उतारो। ये जो मैंने बनाया इसके बारे में जो भी आपको लगे, समझ आया, जो अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हो, इसको नोट कर लो। ये वाला ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ओके। तो पूरा ध्यान से नोट कीजिए। आज के हमारे इस वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी टाइप, ये मेन चीज़ें पढ़ी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेके, जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टाइप Kp Kc, उनके रिलेशनशिप। बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। टिल देन मेरे साथ जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे।